नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। शरद पवार, एनसीपी चीफ शरद पवार का कल एक इंटरव्यू आ गया है। इंटरव्यू में उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जिनके आधार पर ये राय बनाई जा रही है कि वो गौतम अडानी के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। शरद पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, शरद पवार के इस इंटरव्यू का मतलब क्या है, शरद पवार इस इंटरव्यू में किस तरह से मामले को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से शरद पवार ने इस मामले के ज़रिए विपक्ष की एकता को कहीं पटरी से उतारने में भूमिका निभाई है। अगर अभी भले ही कई लोगों का विश्लेषण अभी नहीं उतर रही, अभी आप वीडियो समझेंगे सब समझ में आएगा। और किस तरह से अचानक शरद पवार की नज़दीकी बीजेपी से बड़ी है मतलब थोड़ी बड़ी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहना एक फॉर्मेलिटी हो गई है और चैनल को सब्सक्राइब जिसको करना होता है वो अपने आप कर लेता है। जो हम बोलते हैं उस पर अक्सर ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अब ज़रूरी है क्योंकि अब 1 मिलियन के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं वो नियमित रूप से हमारे वीडियो पा सकें, इसलिए ज़रूरी है वो सब्सक्राइब कर लें। तो आप कर ही डालिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब हम बात करते हैं अडानी ग्रुप की। तो सबसे पहले शरद पवार का जो इंटरव्यू है किन परिस्थितियों में आया इसको समझना पड़ेगा, किन हालात में आया, और वो हालात आपको बताएंगे कि शरद पवार के इंटरव्यू का क्या मतलब निकाला जाए। पहले आप ये समझिए कि शरद पवार का इंटरव्यू आता कहाँ है। शरद पवार का इंटरव्यू आता है एनडीटीवी पर। एनडीटीवी गौतम अडानी की एक कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसे हाल ही में गौतम अडानी ने खरीदा है। उस चैनल पर शरद पवार का इंटरव्यू कौन करता है? उस चैनल पर शरद पवार का इंटरव्यू करते हैं संजय पुगलिया, जो इस ग्रुप के सीईओ हैं और कंपनी में जो हिस्सेदारी प्रणय और राधिका रॉय की थी, अब अडानी कंपनी की तरफ से वो डायरेक्टर का पद संजय पुगलिया को दे दिया गया है। संजय पुगलिया बहुत पुराने बिजनेस के पत्रकार हैं, वो जी न्यूज़ में रहे हैं, आज तक की जो संस्थापक टीम थी एसपी सिंह वाली उसका हिस्सा थे। इसके अलावा वो जी न्यूज़ में रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका इंटरव्यू अडानी साहब के चैनल पे अडानी साहब के पक्ष में अडानी साहब की कंपनी के एक बहुत बड़े अधिकारी के द्वारा लिया जाता है, जिसमें अडानी साहब के ऊपर लगे आरोपों को शरद पवार हल्का करने की कोशिश करते हैं। संजय पुगलिया कौन है, उनका अडानी ग्रुप से क्या रिश्ता है, इसको समझना है तो ये घोषणा है, ऐलान है जो बाकायदा अडानी ग्रुप ने संजय पुगलिया के ज्वाइन करने पर किया था, वो आप देख लीजिए, आपके सामने रखा हुआ है। इसके अलावा संजय पुगलिया एनडीटीवी के डायरेक्टर हैं। इस बात की भी तस्दीक करती हुई कुछ खबरें, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है हालांकि, और कुछ ऐसा नहीं है इसके लिए सबूत देने की ज़रूरत हो। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि शरद पवार और अडानी के रिश्ते क्या हैं। कुछ लोग का कहना यह है कि अडानी मोदी जी के निकट तो अब आए हैं, शरद पवार के निकट वो बहुत पहले से हैं। 2014 के चुनाव से पहले जुलाई के महीने में, जून के आखिरी दिनों में शरद पवार राजस्थान में बाकायदा अडानी के साथ मीटिंग कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए शरद पवार का समर्थन जुटाने के लिए अडानी साहब शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। 3 दिन तक ये लोग एक साथ रहे थे और ये जो फोटो विजुअल थे, इनकी तस्वीरें थीं, वो उस वक़्त वायरल हुई थीं और ये तस्वीरें राजस्थान की हैं। ये एक चीज़ है जो आपको बताती है कि 2014 में भी शरद पवार और अडानी साहब के बहुत सारे अच्छे रिश्ते रहे हैं। दिलवाड़ा एक जैन मंदिर है माउंट आबू के पास, वहाँ पर ये मुलाकात हुई। 3 दिवसीय गुप्त बातचीत इसको घोषित किया गया था उस वक्त मीडिया में, मैं कटिंग लगा रहा हूँ। इसके साथ साथ भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी।
शरद पवार और अडानी की बहुत सारी गुफ्तगू की तस्वीरें उस वक्त अलग अलग मीडिया पे छाई हुई थी। अब मैंने आपको शुरू में कहा कि थोड़ा नज़दीक क्यों मोदी के आ गए हैं, तो शरद पवार के भतीजे अजित पवार का आप परसों नरसों का बयान पढ़िए। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये अडानी की डिग्री पर, माफ़ कीजिए, मोदी जी की डिग्री पर बवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। मोदी जी कोई डिग्री के नाम पर चुनाव तो जीत कर नहीं आए थे, ये अजित पवार कहते हैं। उसके बाद शरद पवार जब एनडीटीवी पर इंटरव्यू देते हैं तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में वो इस तरह से इसको एक जनरलाइज, जिसको कहते हैं कि देखिए ओवर सिंप्लीफिकेशन कहते हैं इसको साइकोलॉजी की भाषा में, अति सरलीकरण करके बातों को घुमा देना और उसके ज़रिए सच को झूठ बना देना, यह फैलेसी भी कहलाती है साइकोलॉजी की भाषा में। इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग आप में से विद्यार्थी हैं समझते हैं। और हिंदी में अगर उसको बहुत सरल भाषा में करें तो येड़ा बन के पेड़ा खाना। बहुत भोले बन गए जी, हमको कुछ नहीं पता है, और झट से आपको जो काम करना वो आपने कर दिया। शरद पवार ने इस इंटरव्यू में कहा कि पता नहीं, एक तो जो लोडेड सवाल लोडेड है। लोडेड ऐसे है कि संजय पुगलिया जो अडानी साहब की एनडीटीवी के सबसे बड़े बॉस हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि एक विदेशी संस्था कहीं से आती है, अपने फ़ायदे के लिए एक रिपोर्ट निकाल देती है और विपक्ष उसको लेकर भाग खड़ा होता है। विपक्ष भाग खड़ा हुआ उसको लेके, विदेशी कंपनी है हिंडनबर्ग, वो अपने फ़ायदे के लिए करती है, और ये सब उसको बोल दिया। अब उसके बाद शरद पवार जी का उत्तर जो होता है, उस उत्तर में वो कहते हैं पता नहीं हिंडनबर्ग कौन है, और मैंने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं है, और ये हिंडनबर्ग जो है इसने एक खुलासा कर दिया, उसके पीछे पूरा विपक्ष भाग खड़ा हुआ। कितना सरलीकरण किया और कितने येड़े बन गए आप, आपको पता ही नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए, जिस एक कंपनी के खुलासे के ऊपर दुनिया की बड़ी बड़ी क्रेडिट कंपनियों ने कहीं अडानी जी की रेटिंग गिरा दी, कहीं लोन देने से मना कर दिया, बॉन्ड की उनकी हालत खराब हो गई, कंपनी का शेयर बाजार गिर गया, हर तरफ तबाही मची हुई है। अडानी साहब के पास पैसे कम हो गए, वो 2 नंबर 3 नंबर से लेकर 33-34वें नंबर तक आ गए फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के अमीरों की। और आप जब इंटरव्यू देने बैठ रहे हैं इतने लंबे समय के बाद, उसके बाद कह रहे हैं कि पता नहीं कौन है। और अगर आप कह रहे हैं पता नहीं कौन है, तो यही तो जांच का विषय है कि वो पता नहीं कौन है जिसने ऐसी ऐसी बातें बता दी जिसके कारण अडानी लड़खड़ा गए। क्या शरद पवार जैसे बड़े नेता, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा वक्त उनको राजनीति में हो गया है, 66 साल उनको राजनीति में हो गए, संसदीय राजनीति में, वो आदमी एक टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है एक ऐसी कंपनी संस्था के बारे में जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसमें वो टिप्पणी कर रहा है। क्या कहेंगे आप? येड़ा बन के पेड़ा खाना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और अगर आप ये कह रहे हैं तो हिंडनबर्ग ने, सवाल इस बात का नहीं है कि हिंडनबर्ग की हैसियत क्या है। हिंडनबर्ग तो दुनिया जानती है शॉर्ट सेलर है। हिंडनबर्ग दुनिया जानती है कि वो कंपनियों का शेयर गिरा के उससे पैसा बनाती है। सबसे पहले हमने भी अच्छी तरह से समझा के आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि हिंडनबर्ग कोई समाज सेवी संस्था नहीं है, हिंडनबर्ग कोई मीडिया हाउस नहीं है जो बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है, वो अपने मुनाफे के लिए कर रहा है। लेकिन उसने जो बातें कही हैं, उन बातों को शरद पवार सिर्फ ये कहकर कि मुझे पता नहीं है वो क्या है, कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। वो बता रही है कि बहुत सारा काला सफ़ेद धन, काला या सफ़ेद, काला ऑब्लिक सफ़ेद, हमको नहीं पता, विदेशी ऑफशोर कंपनियों से भारत में आता है, अडानी की कंपनियों में लगता है। अडानी अपने उसी धन से अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीद के उनके दाम बढ़ाते हैं, और दाम बढ़ाने के बाद उनको गिरवी रखते हैं, गिरवी रख के पैसा उगाते हैं, पैसा उगा के धंधे में लगाते हैं, और उसके आधार पर सेंटीमेंट बना के फिर दाम बढ़ाते हैं। ये खेल है, और ये खेल हिंडनबर्ग ने बताया। तो भाई अगर आपको लगता है कि भाई हिंडनबर्ग कौन है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप ये पता करिए ना कि ये कौन कौन से चार्जेस लगाएं। जो हिंडनबर्ग ने जो पूरी लिस्ट है, जो बहुत सारे खुलासे किए हैं अडानी ग्रुप के बारे में, आप उन खुलासों के बारे में प्रतिक्रिया दीजिए ना। पता नहीं कौन हिंडनबर्ग, उसके बाद में आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब आप किसी और युग में थे और अचानक आके आपको किसी ने बिठा दिया कि भाई आप
6 महीने से आपको बंद थे आप कमरे में, बिल्कुल पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं थे आप, कहीं ना अखबार पढ़ते थे ना टीवी देख रहे थे, एकदम कहीं टापू वापू पड़े हो गया आप, एकदम अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, वो विपश्यना क्या होता है उसमें थे आप। और अचानक आपको एक स्टूडियो में आके बिठा दिया जाता है और आपसे कहा जाता है बोलिए, तो आप बोलने लगते हैं। अब आप कह रहे हैं कि पहले लोग टाटा बिरला को बोलते थे, अब अडानी अंबानी को बोलते हैं, तो इस तरह से करने से तो डेवलपमेंट पे असर पड़ता है वगैरह वगैरह। भाई कोई अडानी अंबानी को बोलने की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक चार्जेस हैं, बहुत स्पेसिफिक आरोप लगे हैं और उनकी बहुत स्पेसिफिक जांच करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई टिप्पणी है तो उन स्पेसिफिक आदेशों पे दे दीजिए कि भाई उस खुलासों पे दे दीजिए कि भाई हिंडनबर्ग ने ये बात कही, ये बात मुझे सही लगती है, ये नहीं लगती है, या कुछ और। आप हर बात बोलते हैं और ओनरशिप भी नहीं लेते हैं, इतना सब कहते हैं फिर पीछे से कह देते हैं हाँ भाई इसकी जो है वो जांच तो होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अडानी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आजकल फैशन चल रहा है, लोग अडानी जी को, अंबानी जी को, जैसे पहले टाटा बिरला को करते टारगेट करते रहते हैं, लेकिन हाँ अगर कुछ गलत किया है तो जांच होनी चाहिए। ये क्या बात है? कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उसने लगा दिया, उसके पीछे आप दौड़ चुके, लेकिन हाँ अगर सचमुच गलत किया है तो जांच होनी चाहिए, ये क्या बात है? इस तरह की बातें वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं। और कहते कहते वो एक ऐलान कर गए हैं जिस पे मुझे अचरज होता है कि हिंदुस्तान के मीडिया की नज़र क्यों नहीं गई। वो ये कि जो विपक्ष का साझा एजेंडा होगा उसमें सावरकर की तरह आपको अडानी को भी बाहर निकालना होगा। कैसे कहा मैं बताता हूं। पहले उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि हमको इन व्यक्तिगत पर्सनल टारगेट करने वाले मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए, हमको देश के मुद्दे उठाना चाहिए। इन मुद्दों पे कोई वोट देता नहीं है, इन मुद्दों के आधार पर सरकारें नहीं बदली जा सकती हैं, हमको लोगों से जुड़े हुए रोटी कपड़ा मकान रोजगार के मुद्दे उठाने चाहिए। बहुत आदर्श बात कही उन्होंने। मतलब ये था कि अडानी के मुद्दे को ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बहुत हो गया है, यहाँ तक तो ठीक है। इसी इंटरव्यू में आगे जाकर शरद पवार कहते हैं कि जो विपक्ष की एकता होगी उसके जो मुद्दे होंगे वो मुद्दे क्या हैं इसके आधार पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव इस आधार पर होना चाहिए कि वो मुद्दे क्या हैं, पहली चीज। और चुनाव नहीं, एकता इस आधार पे होनी चाहिए विपक्षी पार्टियों की कि वो मुद्दे क्या हैं, और वो मुद्दे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होना चाहिए। यानी एकता की शर्त है, अगर इसको ओवर सिंप्लीफाई हम भी करें तो एकता की शर्त है कि अडानी को मुद्दा नहीं होना चाहिए विपक्ष का। अब जयराम रमेश का जवाब आ गया है। उन्होंने कहा हो सकता है शरद पवार जी को यह मुद्दा ना लगता हो, करप्शन का मुद्दा ना लगता हो, लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा मानती हैं। अब शरद पवार के पुराने संबंध में आपको बता चुका हूं अडानी साहब के साथ में। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि किस तरह से अडानी साहब जो हैं वो शरद पवार अडानी साहब के ही प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। संसद का सत्र खत्म होने के बाद बोल रहे हैं। संसद का जब सत्र चल रहा है, जेपीसी की मांग हो रही है, उनकी अपनी पार्टी भी उसमें शामिल है, और बाहर आके वो कहते हैं कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, और ये भी कहते हैं कि जो विपक्षी एकता होगी वो एकता हो रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस मुद्दे पर एकता हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये है कि वो मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब आप एक बार बताइए, जिन लोगों को ये लगता है कि करप्शन के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, जनता को समझ में नहीं आता है, उन लोगों की जानकारी के लिए जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी और मोदी जी की सरकार बनी थी तो इस देश में एक ही मुद्दा था, करप्शन वाला, और वही मुद्दा उठाया, बीजेपी ने उससे ही सरकार बनाई। और जिसको विकास का मुद्दा सारी मुद्दा कहते हैं, वो मुद्दे लेकर वो मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, वो शाइनिंग इंडिया और पता नहीं क्या क्या, उसी पे उन्होंने मुंह की खाई थी, याद कीजिए, फेल हो गया था वो। खैर, इसको अगर आप अलग रख दें तो अब आती है बात जेपीसी की। शरद पवार कह रहे हैं कि जेपीसी की जांच नहीं होनी चाहिए, जेपीसी की जांच होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुमत में तो बीजेपी है,
14-15 मेंबर बीजेपी के हो जाएंगे, 5-6 मेंबर विपक्ष के रहेंगे, तो जेपीसी की जो जांच होगी उसके नतीजे में कुछ नहीं आने वाला है, वही आएगा जो बीजेपी चाहेगी। अचरज की बात यह है कि शरद पवार जिस लेवल पे जाके अडानी की एडवोकेसी कर रहे हैं, उस लेवल पे आज तक एडवोकेसी करने की हिम्मत बीजेपी की खुद की भी नहीं हुई है। ना बीजेपी की, ना सरकार की, किसी ने भी अभी तक इस तरह से खुल के अडानी के मामले पर एक विदेशी संस्था है, उसने कुछ आरोप लगा दिए, ये कोई मुद्दा थोड़ी है, मुद्दा तो ये होना चाहिए, ये कभी नहीं कहा बीजेपी ने। शरद पवार कह रहे हैं, और वो जेपीसी की मांग पे भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जेपीसी की मांग से क्या होगा, बहुमत में तो जो है वो बीजेपी है, वैसे ही फैसला हो जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो जांच कर रही है वो करते रहना चाहिए। शरद पवार जी कह रहे हैं ठीक है, खुद भी जेपीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। मनमोहन सिंह के टाइम में जब जेपीसी 2G घोटाले पे आई थी तो खुद मनमोहन सिंह को के हाजिर होने की नौबत आ गई थी। उसको भी अगर आप छोड़ दें तब भी जेपीसी का मतलब यह है कि एक ऐसी संस्था जो मोदी जी को भी गवाही के लिए बुला सकती है कि आप फला विदेश यात्रा में अडानी जी को लेकर गए थे तो आपकी क्या बात हुई थी, बताइए, बताना होगा। वो सुप्रीम इंक्वायरी है, कोई भी कागज बंद लिफाफा नहीं होगा वहाँ पे जो कागज वो चाहें अडानी से जुड़े हुए, जो कागज वो चाहे जेपीसी मंगा सकती है। और अगर जेपीसी की जांच में नतीजा कुछ भी आ जाए, जेपीसी के मेंबर्स कह सकते हैं कि ये दस्तावेज था, ये कागज़ था, ये कागज़ था, इसके आधार पर सजा हुई, तब आप कहेंगे भाई कोई ज़बरदस्ती कर लेगा तो क्या कर लोगे, उनकी पावर भी तो समझो। तो ऐसा जेपीसी करा के फ़ायदा क्या, 15 मेंबर सत्ताधारी पार्टी के होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जांच में आप क्या कर लोगे। पेगासस की जासूसी वाली जांच होती है, जांच की रिपोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जांच में सरकार ने सहयोग ही नहीं किया। सरकार ने पेगासस जासूसी कांड में सहयोग नहीं किया, ये रिकॉर्ड पे सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट कहती है एनडीटीवी की ही कटिंग लगा रहा हूं, मालवेयर वाज फाउंड इन 5 डिवाइसेस बट देयर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पेगासस फाउंड इन देम। अरे भैया कैसे मालूम पड़ेगा, आप क्या कोई पेगासस का नमूना लेके बैठे थे, वो तो केंद्र सरकार कॉपरेट करेगी तभी पता लगेगा ना। अगर मैं कहूं कि फला जगह जासूस पकड़ा गया है, ठीक है भाई पकड़ लिया, ये जासूस किसका जासूस है, तो इसके लिए कोई आदमी होगा ना जो आपको पहले से रिकॉर्ड देगा, देखो जी ये आदमी फला जगह नौकरी करता है। जैसे कसाब पकड़ा गया तो पता चला फला गांव का रहने वाला लड़का था, 4 लोग वहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान में, तो आपने कहा ना वो पाकिस्तानी है। तो जब सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है, उसमें 5 में मॉलवेयर निकल रहा है, मोबाइल फ़ोन जिनकी जांच की गई, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है ये कौन सा मॉलवेयर है, इसमें किसकी गलती है। और इसमें साफ साफ लिख रहा है कि सेंटर हैज़ नॉट कोऑपरेटेड, ये शब्द उठा रहा हूँ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये द सजेस्टेड अमेंडिंग द लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ सिटीजन एंड इंश्योर साइबर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। कानून बनाइए जिससे लोगों के डाटा की रक्षा की जा सके, कुछ नहीं हुआ। द कमिटी हैज़ आस्क्ड नॉट टू पब्लिश द फुल रिपोर्ट इन पब्लिक डोमेन। अगेन अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की जांच हो गई, आधी रिपोर्ट पहले वाली में अगर मान लीजिए पब्लिक नहीं हुई, इसमें क्या कर लोगे। और सरकार ने अगर जांच में कॉपरेट नहीं किया, अगर अडानी के केस में सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया, क्या कर लोगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की, ये तो बहुत अभी हाल ही की है, ये तो इसी सरकार के दौर की है पेगासस वाली रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच अगर आप कह रहे हो, पवार साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जांच है, उसको हो जान देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच की क्या इज्जत है इस देश में और सरकार क्या इज्जत करती है। तो उदाहरण है हमारे पास, 4 महीने पहले का उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बताती हैं कि अब काम दूसरा शुरू हो गया है। अब काम देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये हो सकता है कि थोड़ा एक्सट्रीम लगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सुनने में। मीडिया हाउसेस पहले इंडिपेंडेंट होते थे, तो वो उद्योगपतियों के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ एक्सक्लूसिव खबरें किया करते थे। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं इस देश में, बड़े बड़े खुलासे हुए हैं।
कई सारे टेप कांड आए हैं, उसमें टाटास के भी टेप निकल के आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इसी देश में मीडिया आज़ाद था। फिर धीरे से मीडिया ने कहा कि यार हम इनको विज्ञापन देते हैं और ये हमारे विज्ञापन से चलते हैं। उद्योगपतियों ने कहा, पूंजीपतियों ने कहा, तो भाई इनको खरीद लो, ये हमारे हो गए आज से। अब क्या हो रहा है, मीडिया उनका है, वो अपने आदमी को कहते हैं भैया उठाओ और ये मेरा आदमी है, इसको बिठा के इंटरव्यू करो, और ये इंटरव्यू में तोते की तरह बोलेगा, जो मैं चाहता हूँ वो बोला जाता है। किसी मीडिया हाउस में अंबानी का मोटा पैसा लगा है, किसी में बिरला का मोटा पैसा लगा है, किसी में अडानी का मोटा पैसा लगा है। कुछ के तो मालिक ही अंबानी है, कुछ के तो मालिक ही अडानी है। जितनी बातें मैंने बताई इसमें कोई अतिरंजना नहीं है। अब इसको एक कल्पना करते हैं हम लोग, इसको एक कदम आगे बढ़ते हैं। कल के दिन गोदी सेठ बोलता है कि गोदी मीडिया तो हो गया, तुम्हारी पार्टी तो मेरे खर्चे से चलती है, तुम्हारी पार्टी को जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ, जितना प्रचार करना है तुम मेरे पैसा देने को तैयार हूँ, करो। लेकिन अब से गुरु ऐसा होगा, जब मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ तो कम से कम 20 टिकट तो मेरे आदमियों को दो। क्या करोगे? दोगे। और पहले भी ये हुआ है, लोगों के कोटे में टिकट बांटे जाते हैं। पूर्वी दिल्ली में एक चुनाव जीत चुके हैं महोदय, वो किसी बाबा जी के कोटे से बीजेपी का उनको टिकट मिला था। तो कहेगा भाई मेरे को इतने टिकट दो। वो ये भी कह सकता है कि मैं इतने करोड़ से आपको फंड करता हूँ, तो 4 मंत्री तो ये वाले मेरे वाले चाहिए भाई, इस डिपार्टमेंट में फला 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 फला। ये एक स्टेज है। दूसरी स्टेज ये भी हो सकती है कि भैया ठीक है, कल से पार्टी अध्यक्ष जो है, पार्टी को मैं पैसा जितना चाहिए देने को तैयार हूं, केवल आप पार्टी प्रेसिडेंट मेरा बना दो या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मेरा बना दो। जो लोग मीडिया की इंडिपेंडेंस खरीद सकते हैं, वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज की इंडिपेंडेंस को क्यों नहीं खरीद सकते हैं? ये तो मैंने बहुत सरल तरीके बताए, ये बना दो। ये भी हो सकता है कि वो टिकट बंटवारे में अपना हिस्सा मान लें, उसके बाद में जब उनके बहुत सारे सांसद हों तो उसके बेसिस पे वो जो है अपना नेता चुनवा लें। ये भी हो सकता है कि पार्टियों के टिकट उनकी सिफारिश पे दिए जाए, हमारे कोटे का या हमारे कोटे का। इस तरह के आरोप पहले कई उद्योगपतियों पर लगते रहे, कल पॉलिटिकल पार्टियों पर लगते रहे, लेकिन अभी तक ये था आटे में नमक जितना। लेकिन ये जो दौर हम देख रहे हैं, जिसमें नेताओं और उद्योगपतियों के बीच का जो फर्क है, जो डिस्टेंस है, वो कम होता जा रहा है। चुनाव में पैसे की अहमियत बढ़ने के कारण जो धन पशु हैं, उनका चुनाव में महत्व बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते तो ये नौबत आ जाएगी भैया, जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे होंगे पार्टी भी उसी की होगी। क्योंकि अब जैसे जैसे करके हम ये देखते जा रहे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण बीजेपी का ले लेते हैं। बीजेपी में किसी को भी अगर चुनाव जीतना है तो वो कोई भी आदमी हो, उसके अंदर कोई कैलिबर हो या नहीं हो, अगर वो खड़ा हो जाता है तो बहुत सारी सीटें आती है, मोदी जी के नाम पे ही निकल जाता है। और बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसदों का ये मानना है कि हम मोदी जी के नाम पर जीते हैं, मोदी जी ना होते तो शायद हम ना जीत पाते। तो कल के दिन मोदी जी के नाम पर जीते हैं तो मोदी जी जो चाहेंगे वो करेंगे भी, और अभी भी कर रहे हैं। अगर आज की तारीख में किसी की हिम्मत थोड़ी है कि मोदी जी के खिलाफ चला जाए। और अगर मोदी जी की फंडिंग कोई और कर रहा होगा और वो कहेगा मोदी जी से कि 10 में से 4 बातें तो मेरी चलेंगी, मोदी जी मना कर लेंगे? अगले चुनाव के लिए भी तो पैसा चाहिए। और जिस तरह से कुछ अमीर बहुत बड़े अमीर होते जा रहे हैं, बाकी अमीर छोटे होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इसमें तो पता चला 2-4 ऑप्शन ही बचे हुए हैं। और उन्होंने अगर सिंडिकेटिंग कर ली 4 लोगों ने बैठ के कि मुझे छोड़ के तेरे पास जाएगा तो तुम इसको घास मत डालना, तुम्हें छोड़ के मेरे पास आएगा तुम घास मत डालना, ऐसी सिंडिकेटिंग कंपनियों ने आपस में की हुई है, तब क्या होगा? तो ये जो दौर शुरू हुआ है ना, ये मामला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अडानी साहब की बहुत ज़्यादा सत्ता में अहमियत बनते जाना, सिस्टम में अहमियत बनते जाना, पहली चीज़। अडानी साहब की कंपनियों में बहुत सारे घोटाले की बातें होना और उनकी जांच को लेकर इतना विवाद होना कि भाई जांच करानी है नहीं करानी है, इसको लेकर आपस में नेता लोग लड़ रहे हैं। ये तो अद्भुत है भाई। तो आप सोचिए क्या होने वाला है। और ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश में तो ऐसे उद्योगपतियों की बुराई करने का चलन चलता रहता है और लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे देश का विकास कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अडानी साहब ही लेके आए ना। सही बात है भाई,
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब नियम कानून को ताक पे रख दोगे। एक आदमी को ज़मीन दे रहे हो 22,000 रुपये स्क्वायर फीट, दूसरे को 2 रुपये दोगे। ये तो नहीं कर सकते ना, ये तो नहीं कर सकते ना कि कानूनों को शिथिल कर दोगे। ये तो नहीं कर सकते ना कि खुद ले जाके ठेके दिलवाओगे। तो ये दो चीज़ों में बहुत अंतर है। ये नहीं है कि उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं तो लोग उद्योगपतियों के नाम से बड़ा अति सरल कर दिया। टाटा बिरला करते थे, अब अंबानी अडानी करने लगे। नहीं भैया, अब यहाँ वही अडानी अंबानी नहीं कर रही हैं। सामने जो चीज़ें आई हैं उन पे बात हो रही है। और एक चीज़ और बता दूँ चलते चलते, पॉलिटिकल टिप। किसी को अगर लग रहा है ना कि इस मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पर हो सकता है। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, विपक्षी पार्टियों को ये जो अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट है ना, ये बड़ी टेढ़ी चीज़ है। हमको समझ में आ गई, हमको सरल लगने लग गई है। आम आदमी को समझाना मुश्किल है। आज से ही अगर विपक्षी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को ग्रास रूट लेवल पे, किसान पे, मजदूर पे ले जाके सारी रिपोर्ट, ऑफशोर फंडिंग, ये सब एक बार अगर समझा सकें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्वाएं ट्वाएं बोलने से लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये पूरी हवा बदल सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर भी हैं, और वो टेक्निकल फैक्टर कठिन टेक्निकल फैक्टर है। और मानव का जो साइकोलॉजी होती है, कोई कठिन चीज़ समझ में आ जाए तो आपको वो लंबी याद रहती है और आपको खुशी मिलती है उस बात को दूसरे 4 लोगों को बताने में। तुमको नहीं पता कैसे हुआ था, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा हुआ, फिर वहाँ पे वो गए, फिर वो कंपनी थी, उसने वहाँ से शेयर बनाया, कंपनी बनाई, उस कंपनी से पैसा खरीदा। क्योंकि आपको नॉलेज है तो आप दूसरे को बताओगे। जहाँ आपने नॉलेज देनी शुरू की, हिंडनबर्ग मामला लोगों को समझाना शुरू किया, और जिस जिसके समझ में आता गया वो दूसरे को अपने आप समझाएगा, देश बदल जाएगा राजनीतिक रूप से। तो अगर कोई कुछ भी कहे कि ये मसला नहीं है, मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा यही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, और इस विश्लेषण के ज़रिए मैंने ये समझने की कोशिश की कि जो तर्क दे रहे हैं पवार साहब, वो तर्क मेरी नज़र में, मेरी अपनी ओपिनियन में, मेरी अपनी राय में, उन तर्कों का मतलब क्या है। जाहिर बात है कि बाकी सारी चीज़ें, जो परिस्थितियाँ जिनमें इंटरव्यू दिया, जिस चैनल पे दिया, जिस प्लेटफॉर्म पे किया, जिस आदमी ने इंटरव्यू लिया, उसके आधार पर मुझे लगता है कि शरद पवार जो है अब वो अडानी को सपोर्ट करना चाहेंगे। 4 चीज़ें और भविष्य के बारे में बता दूं। महुआ मोइत्रा खुलकर अडानी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, बावजूद इसके खोले हुए हैं कि खुले मंच पर ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा को अडानी के मामले में डांट चुकी है पब्लिक के सामने। जेपीसी की जांच का विरोध एक बार ममता बनर्जी भी अभी हाल में कर चुकी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अडानी साहब को फिट रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, डर हो सकता है, प्रेम हो सकता है, सहानुभूति हो सकती है, या महान दिव्य चेतना भी हो सकती है। जो लोग अडानी को खुश रखने के लिए, हो सकता है कुछ और पॉलिटिकल पार्टी सामने आएं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे पता नहीं क्यों ये क्लिक कर रहा है बार बार कि महुआ मोइत्रा लंबे समय तक ममता दीदी के साथ टिकने वाली नहीं है। तो हो सकता है कुछ और लोग भी अडानी के समर्थन में बाहर निकल कर आएँ। और राहुल गांधी के पास में उन्हें सावरकर तो छोड़ दिया, लेकिन अडानी छोड़ेंगे ऐसा इसके कोई चांसेस दिखते नहीं। तो जो आने वाला समय में उसमें हो सकता है कि अगर ममता बनर्जी भी आगे आती हैं, अडानी का समर्थन कर, तो एकदम नया इक्वेशन सामने आएगा। और जो महुआ मोइत्रा बहुत खुलकर अडानी पर हमले कर रही हैं, उसके पीछे एक वजह उनकी पुरानी खुन्नस है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अडानी के कारण ही खुले मंच पर उनको डांटा था। और अगर यही रवैया जो शरद पवार का निकल के आया है, ममता बनर्जी का भी बहुत सारे नेताओं का आ सकता है, उसके बहुत सारे कारण आप समझ सकते हैं, तो महुआ मोइत्रा भी तृणमूल कांग्रेस में ऐसी स्थिति में आ जाए कि उन्हें पार्टी बदलनी पड़े, और बहुत संभावना है कि वो कांग्रेस की तरफ चले जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।